नौकरी के इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस को खो देने के बाद चोई मन ही मन सोचता है कि ये मशहूर तेखांग कंपनी में काम करने का मेरा सपना और मौका मैंने अब गवा दिया है। मैंने यह मौका अपने हाथ से जाने दिया और मैं यह समझ ही नहीं पाया कि अगले अब 7 सालों तक नौकरी पाने के लिए मैं इधर उधर भटकता रहूंगा। नौकरी न होने की वजह से स्टूडेंट लोन का कर्जा जो मेरे ऊपर आ पड़ा है उसका क्या होगा। दुनिया भर में कोविड-19 का वायरस फैला हुआ है, इस वजह से नौकरी भी मिल नहीं रही है, मुश्किलें बढ़ गई है। सब कुछ कैसे होगा, मैं क्या करूंगा। और जो छोटी मोटी नौकरी मिल रही है जैसे कि कैब ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसी पार्ट टाइम नौकरियां मुझे करनी पड़ेगी और उसमें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम के बराबर रहेगी, पैसे भी कम पड़ते हैं और मन ही मन में वो घबराने लगता है और घुटन महसूस करता है। लेकिन क्या करे, लोन भी तो चुकता करनी है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ वह अपनी शादी को लेकर भी चिंतित है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के सपने भी देख रहा है और साथ ही साथ देखता है कि दूसरे एम्प्लॉइज जो खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं किसी कंपनी के, वो देख के उसे अपने लिए बुरा लगता है और वो सोचता है कि मुझे तेखांग कंपनी में नौकरी कब मिलेगी और उनको अपने भविष्य की चिंता बहुत ही ज्यादा सताने लग जाती है। ऐसी छोटी छोटी नौकरी करके वह जैसे एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। ऐसा वह महसूस कर रहा था कि कम सैलरी और ज्यादा मेहनत वाली छोटी मोटी नौकरियां ही करते रह जाऊंगा और इसी चिंता में वो डूबा हुआ इधर उधर घूम रहा है। वह अपने आप को नाकामयाबी में गिरा हुआ महसूस करने लग जाता है। भविष्य की चिंता उन्हें बहुत सता रही है। बहुत सारी जगह इंटरव्यू देने की कोशिश करता है लेकिन उनका कोई भी अच्छी नौकरी उसको मिल नहीं पाती और अपने आप को वो ऐसे दिलासा दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ऐसे करते करते वो 7 साल बीत जाते हैं और फिर से उसे उसी ही मशहूर कंपनी तेखांग में फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए ट्राई करना है और वो ट्राई करता भी है। आखिर 7 साल बाद वह फिर से वो दिन आ ही जाता है। चोई को वो मशहूर कंपनी में फिर से इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है। कुछ इंटरव्यू लेने वाले उससे सवाल करते हैं जैसे कि चीनी भाषा आती है कि नहीं, और वो बताते हैं कि बाहरी देश का अनुभव लेना जरूरी है, अलग अलग भाषाओं का तजुर्बा जरूरी है अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। और वो लोग बताते हैं कि आपने तो सिर्फ पार्ट टाइम नौकरियां ही करी है। इसके जवाब में चोई जवाब देता है कि हाँ, मैंने छोटी मोटी नौकरियां करी है। और इस तरीके से इंटरव्यू लेने वालों को चोई का प्रेजेंटेशन कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं लगता। लेकिन इसी बीच उसमें से एक कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ता है और वो चोई को उसके दिए गए जवाब के बदले में उससे बताता है कि आप ये दिखाना चाहते हो कि आप कितने ज्यादा मेहनती हो। तो जवाब में चोई उसे हाँ बोलता है और बताता है कि कम उम्र में ही उसने अपने सर से पिता का साया खो दिया था। और साथ ही साथ वो बताता है कि 5 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। यह सुनकर वो कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा, इसी से पता चल रहा है कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और इसीलिए आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो। और वो इंटरव्यू लेने वाला कैरेक्टर जोई को बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ लग रहे हो और जवाब में जोई उसको शुक्रिया अदा करता है। अब जो किरदार आपको दिखाई दे रहा है उसको भी आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार है जिसके ऊपर पूरा ड्रामा टिका हुआ है। उसने जो भी किया है, जो कर चुका है, उसके सारे कांड कारनामे आपको आगे देखने तो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका इस कैरेक्टर पर फोकस करना जरूरी है। तभी आपको इस ड्रामा में जो भी ट्रेजेडी है, सस्पेंस है, उन सभी चीजों का खुलासा अच्छे से हो पाएगा और आप समझ पाओगे। इस कैरेक्टर के अच्छे जवाब देने की वजह से चोई अच्छा महसूस कर रहा था और उसको लग रहा था कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया है और वो खुश होते हुए इंटरव्यू रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके बाहर आते ही जोई को एक कॉल आता है। इस कॉल को उठाते ही जोई एकदम नाखुश हो जाता है और टेंशन में आ जाता है और वो असहज हो उठता है। जोई को कॉल करने वाला इंसान उसे बताता है कि क्या तुमने ह्यूनसू के उधर निवेश किया है। तो जोई बताता है कि हाँ, मैंने उनसे डील करी है। इस तरह इस कॉल के आते ही जोई हड़बड़ा जाता है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो दौड़कर उस इंसान के घर जाता है जिसने जोई के पैसे डुबा दिए और वो उस पैसों को लेकर भागने जा रहा था।
उसका नाम था ह्यूनसू। उसके घर के बाहर वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है, दरवाजे को पीटने लग जाता है, चिल्लाता है, चीखता है। और ये सब कुछ वहां के फ्लैट के जो पड़ोसी है वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और ह्यूनसू के वो पड़ोसी इनसे परेशान हो जाते हैं। ह्यूनसू नाम के आदमी ने पैसों की धोखाधड़ी करी थी और इसी में जोई के पैसे भी फंसे थे। इस इंसान की वजह से वो हड़बड़ाहट में उनके घर जाकर उनका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और फ्लैट के बाकी के पड़ोसी उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं और वो लोग पुलिस को कॉल कर बैठते हैं। और परिणाम स्वरूप ये होता है कि जोई को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उस पर ब्लेम करते हैं कि तुम इस तरीके से चिल्ला के किसी का दरवाजा कैसे तोड़ सकते हो। तो जोई ने जवाब दिया पुलिस को कि मेरे पैसे उस इंसान ने डुबा दिए हैं, इस वजह से मैं वहां गया था और मैंने अपने पैसे निवेश किए थे। तो पुलिस बताती है कि तुमने अपने मुनाफे के लिए ही तो निवेश किया था, इसलिए अब तुम्हें उसमें हानि हो गई, तो इसके लिए हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। इस तरीके से पुलिस जोई को समझाती है, लेकिन जोई बोलता है कि प्लीज उसको पकड़े। पुलिस उनको मना कर देती है और जोई और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी छोटी मोटी नौकरियों से गुजारा करना पड़ रहा था 7 साल तक, और ऊपर से उसे बीच में उसने जो भी पैसे बचाए थे और निवेश किए थे वो भी अब डूब चुके थे। जोई ने उस आदमी पर भरोसा करके ही पैसे निवेश किए थे, लेकिन आज उनका वह भरोसा टूट चुका था और उसे उस बात को याद करते हुए और भी ज्यादा चिंता आ जाती है और वो रो पड़ता है। अपने आप को वो बहुत ही कम नसीब महसूस कर रहा था। उसी रात वह अपनी गर्लफ्रेंड जीसू को मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको मिलने जाता है तो वो पाता है कि जीसू किसी लड़के की गाड़ी से नीचे उतरकर उनके हाथों से ही फूल ले रही है, मतलब कि वो किसी और लड़के के साथ थी, ऐसा उसको दिखाई देता है। जीसू उस लड़के को धन्यवाद भी बोल रही है और उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोल रही है और ठीक से गाड़ी चलाने को भी बोलती है। ये देखकर जेलसी फील करता है जोई, और जोई ये सब कुछ देख रहा है और मन ही मन वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में गलत सोचने को लग जाता है। और जैसे ही उनकी गर्लफ्रेंड की नजर जोई पे पड़ती है तो वो देखती है कि जोई बहुत ही थका हारा महसूस हो रहा है और उसने ड्रिंक भी कर रखी है। जोई की हालत ठीक ना देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने क्या फिर से पीना शुरू कर दिया। और इस तरह वो नाराज हो जाती है, लेकिन जोई जवाब में बोलता है कि आज के दिन भी क्या पीने पे रोक है, मतलब मैं क्या आज भी पी नहीं सकता। तो गर्लफ्रेंड जवाब में बोलती है आज क्या है। जोई जवाब देते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे पास में काम था तो मैं इधर आ गया। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आज के दिन से तुम्हारा क्या मतलब है, तो वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। दोनों एक दूसरे से नाराज दिख रहे हैं। जोई अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि आज भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी सही नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अलविदा, ऐसे कहते हुए जाने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उनको रोकने की कोशिश करती है और उसके हाथ में कुछ पैसों का लिफाफा देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जोई उन पैसों को लेकर खुश नजर नहीं आ रहा और फिर बोलता है कि तुम्हें क्या कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जा रही हो। गर्लफ्रेंड को जोई की बात पसंद नहीं आती और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो इस चीज को सुन नहीं पाती, लेकिन जोई बदले में बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पीछा अब छोड़ रहा हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मुझ जैसे लड़के के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। तुम्हारा समय मेरे पीछे बर्बाद हो रहा है, तुम मेरे पीछे समय बर्बाद कर रही हो, तो मुझे दुख हो रहा है। इस बात पे जीसू बोलती है कि तुम और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करते, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इस तरह कब तक चलेगा। इस तरह वो ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन जोई फिर बोलता है कि क्या ज्यादा मेहनत, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं मेहनत कर ही रहा था, मैंने वो सारी कोशिशें करी है जो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। भी मेहनत कर ले भी नहीं और हमारे रिश्ते को ही से चल रहा, वो कुछ भी ठीक नहीं, क्या सच से खुश हो तरीके से हमारा, तो चलो अब हम इस रिश्ते को खत्म, तुमने मेरे लिए बहुत चीजें और तुम्हारा अच्छा हो ऐसा मैं चाहता हूँ, तरीके से जोई ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल पड़ता है और बहुत ही टूटा हारा और दुखी महसूस कर रहा है और वह अपने घर पहुँचता है। और उस टाइम बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन अपने रेंटल हाउस पर पहुंचती वो क्या देख रहा है, वह देखता है कि उसके घर का सारा सामान बाहर टेरेस पर ही रखा हुआ है और सारा सामान बारिश से भीग रहा है। और दरवाजे पर जाकर देखा तो दरवाजे पर मकान मालिक की एक नोटिस लिखी हुई मिलती है और ताला लगा रखा है।
अपने सारे सामान को बारिश में भीगता हुआ देखकर जोई और भी ज्यादा परेशान है और वो बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मकान की डोर पर मकान मालिक ने नोटिस लगा के रखी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा बचा हुआ किराया जो था वो मैंने तुम्हारी डिपॉजिट से ले ली है और 2 दिन में ही नए किराएदार इस मकान में आने वाले हैं, इसलिए तुम कल तक में अपना सामान ले जाना। जो ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसी तरह वह टूट हार कर परेशान होकर बारिश में भीगता हुआ पूरी रात उसी छत पे बिताता है और अपने सामान के साथ ही बैठे बैठे रात बिता देता है। और सुबह होते ही उसको उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसके फोन के मैसेज में ये था कि तेखांग के फाइनल इंटरव्यू में उनका चयन नहीं हुआ। मतलब कि इस बार जो दूसरी ट्राई में भी उसने ये नौकरी पाने का मौका जो था वो उसने गवा दिया है। इस तरह 7 साल बाद की दूसरे ट्रायल में भी वो इस नौकरी से हाथ धो बैठता है। तो देखिए इसके लिए कितनी टाइट सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। कैरेक्टर पूरे तरीके से डिप्रेशन में जा चुका है, क्योंकि एक तरफ से पैसे डूब जाना, दूसरी तरफ एक तेखांग कंपनी में उसका चयन नहीं हो पाना, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना, मकान मालिक का उसके अपने घर से ही निकाल देना और सामान बाहर फेंक देना, ये सारी चीजें उनके साथ एक ही दिन में हो रही थी। इस तरीके से वह पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है और हर तरीके से वो हार जाता है और अपने आप को वो अकेला महसूस करने लग जाता है। और ऐसे सोचते सोचते उसी रात वह एक फैसला लेता है और उनका जो ये फैसला है इसी के ऊपर पूरा ड्रामा निर्धारित है। इस बार जोई ने जो फैसला लिया है वो उसके जीवन के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है कि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाला है और वो सोच ही नहीं पाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। उसने जो फैसला लिया है उसके लिए वो निकल पड़ा है और रात का समय है और इस टाइम हमें जो सीन दिखाया जा रहा है उससे आपको लगेगा कि ये क्या बात है, ये क्या बोल रहा है, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसे आप और भी ज्यादा एपिसोड में आगे बढ़ोगे, आपको उनकी यह वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने की आशा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से शादी करने का सपना, ये सब कुछ उनको और भी ज्यादा परेशान कर देता है और वह इतनी सी चीज भी अपने जीवन में नहीं पा सकता, आसानी से कुछ भी नहीं पा सकता था। इस तरीके से वो हारा हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। रात का समय है, नौकरी मिलने की गारंटी वाला एक बैनर दिखाई पड़ता है। उसको देखते देखते वो बोलता है कि मैं अपने कॉलेज की नाक नहीं बचा पाया, मतलब कि उसने अपने कॉलेज की इज्जत डुबा दी क्योंकि वो अच्छी कंपनी में जॉब नहीं कर सका। साथ ही साथ वो खुद भी हार गया। इस तरीके से बिल्डिंग के छत के किनारे चढ़ जाता है और सोचता है और बोलता है कि साउथ कोरिया के इस देश में क्या बेरोजगारी का दर सबसे ऊंचा है? ऐसे वो हंसते हुए बोलता है। फिर वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम उसमें मैं शामिल तो हूँ, चाहे मैं सफल नहीं हो पाया। जो वो करने जा रहा है बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ के, यही तो सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी है जिसके आधार पर ये पूरा ड्रामा रचा गया है। अब वह सुसाइड करने की सोच रहा है। जी हाँ, आपने ड्रामा का नाम भी देखा है कि डेथ्स गेम। डेथ मतलब कि सुसाइड से इस एक्टर की डेथ हो जाएगी और जब पहली बार रियल में वो अपनी डेथ खुद चुन रहा है, मतलब कि खुद मौत को चुन रहा है और सुसाइड कर रहा है अपनी इच्छा से, वो वाला सीन अभी हम देख सकते हैं। अब वह सुसाइड करने की सोच रहा है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुका है और इस सिचुएशन में वो बोलता है कि 7 साल पहले मुझे एक आदमी मिला था, आपको याद हो तो, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वही आदमी, और वह जहाँ गिरा था वो इस जोई के पास ही गिरा था और इसकी वजह से वो 7 साल पहले इंटरव्यू में फोकस नहीं कर पाया था और उसका सारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह सोचता है कि देखो मेरी क्या हालत हो गई है, अब दूसरी बार की ट्रायल में भी मैं हार गया, इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल नहीं गया और भी चीजें बहुत ही खराब हुई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो खड़े खड़े ये महसूस करता है कि अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जोई को अब अपनी इस जिंदगी से डर लगने लगा है, लेकिन एक चीज वह हुई कि उसने ये महसूस किया कि उनको अब मौत से जरा भी डर नहीं है। उनको ये लगता है कि मौत तो उसके दर्द को कम करेगी। जिंदगी ने उसे बहुत सारा दर्द दिया है लेकिन मौत उसको अब राहत देगी और यही कारण है कि वो सुसाइड करने के लिए पूरा तैयार
खो गया। इस घुटन भरी जिंदगी में अब और नहीं जीना, ऐसे बोलते ही वो इस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और कूद पड़ता है। और हमें दिखाया गया है कि जब वो कूद रहा था उसी टाइम उसका मोबाइल हमें दृश्यमान हो रहा है। उसके मोबाइल और उसके नीचे एक चिट्ठी भी रखी हुई है और मोबाइल में उसकी माँ का कॉल आ रहा है। लेकिन अफसोस जोई उस कॉल को उठाता ही नहीं है और उस अपनी माँ को कॉल उठाए बिना ही वो वहां से कूद पड़ता है। जोई ने अपनी माँ के कॉल को उठाने की भी जरूरत नहीं समझी। और ये जो सीन है उसको भी आप फोकस करके देख लीजिए, क्योंकि इस सीन को उस तरीके से बार बार दोहराया जाएगा जब जोई को समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जोई मृत्यु को पा चुका है, मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जो हमें दृश्य दिखाया जाएगा वो इस ड्रामा को बहुत ही रोमांच दृश्यों के तरफ ले जा रहा है।